ठीक है, अब आ रहा आवाज? ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आने लगा होगा, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती। आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट आ जाओ लाइव। हाँ गुड मॉर्निंग सर। तो वह तीनों लोग आ गए कल वाले। क्या नाम था कल? मुस्कान सिंह, टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई। चलो भाई, कल क्या क्या नाम था? तीन लोग को बनाया था ना, मैं तो भूल ही गया क्या नाम था यार। ये कौन था? और एक यहाँ पर था। ये तीन लोग थे ना सर? ठीक है, ये तीन लोग थे। तो मैंने बताया था, हमने क्या बताया था आपको कि ये भाई जो हमने मान लिया ए है, या बी है और या सी है। नाम तो नहीं याद आ रहा है ना? तो यह ए बी सी हो गया। अब यह इसको जाके कुछ कहेगा, और इन दोनों को क्या करेगा? एक्साइटेड करेगा। इन दोनों को क्या करेगा? एक्साइटेड करेगा। लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। यह दोनों को जाकर एक्साइटेड करेगा, लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है ना? खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। बात समझ में आ गया? तो यह किसका काम किया? इसने क्या किया? इन दोनों को उत्तेजित किया, दोनों को एक्साइटेड किया आपस में लड़ने के लिए। तो इसने किसका काम किया? इसने काम किया उत्प्रेरक का। किसका काम किया? उत्प्रेरक का काम किया। और उत्प्रेरक का काम भी यही होता है। इसका उत्प्रेरक का काम भी यही है कि दो या दो से अधिक लोग हो, उनको उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाना, उनको एक्साइटेड करना। ठीक है ना? तो ये उत्प्रेरक का काम होता है। ठीक है, थोड़े आगे चल रहे हैं। ठीक है ना? तो उत्प्रेरक का काम भी यही होता है। ठीक है भाई? चलो भाई आगे चलते हैं। चलो, तो यहाँ तक चीजें हमने आपको बता दी थी। ठीक है ना? तो यहाँ तक की चीजें हो गई थी। अब आगे हमें क्या पढ़ना है भाई? हमने बताया था उत्प्रेरण के प्रकार। हमने बताया था उत्प्रेरण के प्रकार या उत्प्रेरण का वर्गीकरण। ठीक है ना? बस समझ में? उत्प्रेरण के प्रकार। ठीक है ना? तो हम हेडिंग लगाएंगे भाई, उत्प्रेरण का वर्गीकरण। उत्प्रेरण का वर्गीकरण। ठीक है? ठीक है, उत्प्रेरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब बात समझ में आ रहा? तो देखो, इनका वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। इनका वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है।
एक भौतिक अवस्था के आधार पर, अब भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस द्रव गैस। भौतिक अवस्था क्या होती है भाई? ठोस द्रव गैस होती है। तो एक भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो पहला हम वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पे? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पहला वर्गीकरण किस पे करेंगे भाई? भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो इसमें भी, सॉरी, इसमें पहला होगा समांगी उत्प्रेरक। क्या हो जाएगा? समांगी उत्प्रेरण, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। और दूसरे को हम बोलेंगे विषमांगी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। सर बता दीजिए, लेक्चर नंबर 3 है भाई, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, चलो। तो दो प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार के हैं भाई? दो प्रकार के हैं। क्रम बाई क्रम हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग अपने पास हो जाएगा समांगी उत्प्रेरण। पहला हेडिंग हो जाएगा समांगी उत्प्रेरण। बात समझ में आ रहा है? तो समांगी उत्प्रेरण का मतलब क्या हो जाएगा? तो हम कहते हैं अभिकारक की अवस्था और उत्प्रेरक की अवस्था। समझे? सर आपके नाइंसाफी है कि 2 के बराबर अकेली मरियम। अरे वाह, क्या कमेंट कर रहे हैं? चलो पढ़ लो थोड़ा। तो देखो हम क्या कहेंगे भाई? अभिकारक की अवस्था। अवस्था का मतलब क्या हो गया? यह ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। अभिकारक की अवस्था और उत्प्रेरक की अवस्था समान हो। क्या? समान हो। समझिए, अभिकारक की अवस्था और उत्प्रेरक की अवस्था समान हो, तब इससे जो अभिक्रिया होगी, उसे क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरण। उसे क्या बोलेंगे भाई? समांगी उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे? समांगी उत्प्रेरण। क्लियर है? तो अगर हम डेफिनेशन लिखा जाए अच्छे से, डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जब अभिकारक, क्या लिखेंगे भाई? जब अभिकारक, तो ऐसे लिखे थोड़ा अच्छे से, तो लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक समान अवस्था में रहते हैं,
उत्प्रेरक समान अवस्था में रहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक समान अवस्था में रहते हैं तथा समांगी मिश्रण बनाते हैं तथा समांगी मिश्रण तथा क्या बनाते हैं भाई, समांगी मिश्रण बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो इस उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो इस उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो आप लोग कैसे पहचानोगे, बस आप समझो, सीधे सीधे आपको देखना है कि जो उत्प्रेरक है उसकी अवस्था क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ठीक है, उसके बाद जो अभिकारक है उसको देखो, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। अगर दोनों ठोस ठोस है, दोनों द्रव द्रव है, दोनों गैस गैस है और दोनों समांगी मिश्रण भी बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। सॉरी, हो गया भाई। चलो, मरियम जी, शिवम ने कहा है, ठीक है, चलो आप समझ में आ गया। एग्जाम्पल पे देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं हम लोग सुक्रोज, C12H22O11। हमने एग्जाम्पल में क्या ले लिया, एग्जाम्पल C12H22O11, यह हमने लिया है एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब जली, यह हो गया सुक्रोज। C12H22O11 यह हमने एक्वस फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, यह क्या हो गया, एक्वस फॉर्म में है, तो एक्वस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, जली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जली कहते हैं। अब इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ, पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक ठो ग्लूकोज बनता है, दूसरा फ्रक्टोज बनता है। आप जानते हैं कि इसे गर्म करने पर C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक तो होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। ठीक है, एक एक अणु क्या होता है, ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, लेकिन दोनों को फार्मूला सेम होता है। ठीक है ना, दोनों का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो यह जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो होता है। बात को समझिए, C12H22O11 और यह हमने क्या लिया, लिक्विड फॉर्म में लिया। यह प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, मतलब बहुत मंद गति से अभिक्रिया होती है। यह बहुत मंद गति से अभिक्रिया होती है, लेकिन जब
हम इसी में एक ठो उत्प्रेरक लगा दे, क्या लगा दे, कैटलिस्ट लगा देते हैं। और कैटलिस्ट में क्या लेके आते हैं, तनु H2SO4। यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग ले लेते हैं क्या, तनु H2SO4 और लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं, ये क्या है, उत्प्रेरक है। तो यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से हो जाती है। तो यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से हो जाती है। अब बात समझिए, तो यह देखिए कैसा है, लिक्विड है, यह भी कैसा है, जली है, और दोनों क्या बना रहे हैं, समांगी मिश्रण बना रहे हैं। दोनों क्या बना रहे हैं भाई, समांगी मिश्रण बना रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरण। यह भी कैसा बनता है, एक्वस बनता है। यह भी कैसा बनेगा, एक्वस बनता है। तो देखिए दोनों समांगी मिश्रण बना रहे हैं। और देखिए जो C12H22 यह हमने अभिकारक लिया, यह कैसा है, जली है, लिक्विड है, एक्वस में है। तनु H2SO4 लिया, वह भी कैसा है, एक्वस लिया गया है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों का जो अवस्था है क्या है, सेम है। तो इससे क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे भाई, समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, आगे चले। ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है ना भाई, चैप्टर नंबर 5 है। कालनी सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग था ना, 1012 गुड मॉर्निंग भेजोगे भाई। चलो भाई आ जाओ आगे, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगला देखिए, जैसे शीश कक्ष विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि क्या होती है, जब हम लोग SO2 लेते हैं, क्या लेते हैं, SO2, और यह कैसा लेते हैं, गैसियस फॉर्म। SO2 कैसा लेते हैं भाई, गैस की अवस्था में लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसी में क्या मिलाते हैं, ऑक्सीजन। क्या मिलाते हैं, ऑक्सीजन। यह भी गैसियस अवस्था में। तो क्या बनेगा, SO3 बनता है। क्या बनता है, SO3 बनता है। बात समझ में आ रहा है। SO2 और O2 दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं आपस में तो क्या बनता है, SO3। लेकिन यह बहुत ही स्लो, मंद गति से अभिक्रिया होती है। लेकिन इसी में हम लोग NO ले लें, नाइट्रस ऑक्साइड लेते हैं, NO ले लेते हैं, वो भी गैसियस फॉर्म में। यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होने लगती है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो यह कैसा है, गैसियस है, यह भी कैसा है, गैसियस है। दोनों गैसियस फॉर्म में है। दोनों क्या हो जाएंगे, यह भी गैस फॉर्म में है, यह भी गैस फॉर्म में। तो यहां पर भी क्या होगा, समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब अगले हेडिंग पे आते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोलेंगे भाई, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं एक समान न हो, भिन्न हो, तो उसे क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे भाई, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है ना, चलो क्या बोलेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान न हो तथा एक विभिन्न मतलब एक विषमांगी मिश्रण बनाते हैं,
तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आते हैं। कहेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक की अवस्था समान होती है, अर्थात अवस्था भिन्न होती है, अवस्था भिन्न होती है, अर्थात विषमांगी मिश्रण बनाते हैं, अर्थात विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। अर्थात क्या करते हैं, विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। तो इसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं तथा उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, देखो ठीक है भाई, समझो क्या कर रहा है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक की अवस्था भिन्न होती है, अर्थात विषमांगी मिश्रण बनाते हैं, तो इसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं तथा उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अवस्था दोनों की भिन्न होनी चाहिए, अवस्था दोनों की क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए भाई। ठीक है, अवस्था दोनों की भिन्न होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलो आ जाओ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो कहने का मतलब है अभिकारक और उत्प्रेरक। यहाँ पे कहने का मतलब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था भिन्न हो। वर्धक और विष क्या होता है वो अभी बता रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस आप जानते हैं, N2+3H2 दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। N2+3H2 दोनों के दोनों हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने की विधि का N2 और H2 लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, N2 और H2 लेते हैं।
और इससे क्या बनता है 2NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यह भी गैसियस फॉर्म में। इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का NH3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सबको क्लियर। लेकिन यह प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, यह प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, बस में बहुत ही मंद गति से यह अभिक्रिया होती है। तो इसकी अभिक्रिया दर को बढ़ाने के लिए हम लोग Fe लगाते हैं, आयरन लगाते, आयरन का सरफेस लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आयरन का सल्फेट ले लेते हैं। तो देखो ये गैस है और ये क्या है, ठोस है। देखो यहाँ पे यह गैसियस फॉर्म में है और ये आयरन क्या होता है, ठोस होता है। आयरन क्या हो जाएगा भाई, ठोस हो जाएगा। तो दोनों की अवस्था भिन्न हो गई ना, दोनों की अवस्था यहाँ पर क्या हो गई, भिन्न हो गई। जब दोनों की अवस्था भिन्न हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, विषमांगी उत्प्रेरण। क्या कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है भाई, चल एग्जाम्पल नंबर 1, एक और एग्जाम्पल देख। ठीक है, चल तो H2SO4 बनाने की, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की एक होता है संपर्क विधि। H2SO4 बनाने, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए एक होता है संपर्क विधि। ठीक है ना, ये क्लास 11th में था, ये बनाने की विधि क्लास 11th में थी। तो H2SO4 की बनाने की जो संपर्क विधि है, तो पहले हम लोग करते क्या है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, या गैसियस फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी गैसियस फॉर्म में। इससे क्या बनता है, 2SO3 बनता है, 2SO3। लेकिन ये बहुत स्लोली बनता है, ये क्या होता है, बहुत स्लोली बनता है। तो लेकिन जैसे प्लेटिनम का हम लोग यहाँ पे कैटेलिस्ट लेते हैं, प्लेटिनम, अब देखो यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, या गैसियस फॉर्म में और या सॉलिड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, दोनों की अवस्थाएं भिन्न हो गई, दोनों की अवस्थाएं क्या हो गई, भिन्न हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, SO3 बना। तो अब फिर से 2SO2, 2SO2 और इसी में फिर से हम गैसियस फॉर्म में, और O2 या गैसियस फॉर्म में, इसको दूसरे तरह से बनाते हैं वैनेडियम ऑक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा, वैनेडियम ऑक्साइड, V2O5 होता है, वैनेडियम ऑक्साइड V2O5 होता है। यह कैसा होता है, सॉलिड होगा। वैनेडियम भी कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो यह क्या बनता है, 2SO3। अब ध्यान दीजिए, यह कैसा है, गैसियस है। यह कैसा है, गैसियस है। यहाँ पे कैसा है, सॉलिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी विषमांगी उत्प्रेरण हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। तब कैसे पता चलेगा कि कौन तनु है कौन सांद्र है, भैया उसमें लिखा रहेगा, परसेंटेज लिखा रहता है कि यह तनु है वह सांद्र है। ठीक है ना, तनु और सांद्र लिखा रहता है। ठीक है, चलो। और वैसे भी हमने आपको विलयन में बताया था कि जब किसी भी विलायक में विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो तनु बोलते हैं, और जब विलायक की मात्रा ज्यादा हो तो उसे सांद्र बोलते हैं। नहीं, पीटी की जगह एजी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रहता है कि यही होगा। ठीक है ना, चलो भैया। सर बता दो पढ़ाई कैसे करूं, अभी मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो। अभी जो प्रेजेंट में पढ़ाया जा रहा है आप उसका रेगुलर क्लास करो, और जो रिकॉर्डेड क्लास है उसे आप थोड़ा स्पीड में करके जल्दी जल्दी पढ़ो। तो उसके बाद फिर पहले जितना है उतना पढ़ना हो, जो लाइव क्लास चल रहा है उसे लाइव करो, और जो रिकॉर्डेड क्लास डाउनलोड हो गई हैं उसे क्या करो, स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी देखो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। ठीक है, यही सबसे बढ़िया तरीका है अभी फिलहाल में। ठीक है भाई, आगे चले, आ जाओ आगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला। मैंने अब पहला हमने क्या पढ़ाया आपको, पहला हमने आपको पढ़ाया कि भाई भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण, इसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। दूसरा क्या पढ़ेंगे, कार्य विधि के आधार पर।
कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण, कार्यविधि के आधार पर। नहीं, प्लेटिनम के प्लेस पे आप नहीं कर सकते भाई, वहां पे फिक्स रहता है किसी के साथ रिएक्शन करना है। हाँ, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, वहां पे फिक्स रहेगा। यहाँ पे जब हम लोग संपर्क विधि में लेते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम का उपयोग ही करते हैं, ठीक है ना, एजी का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलो चलो भाई, कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण किसके आधार पर पढ़ना है भाई? कार्यविधि के आधार पर, कार्यविधि, ठीक है ना। तो कार्यविधि के आधार पर ये 4 प्रकार के हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कार्यविधि के आधार पर यहाँ पे कितने प्रकार के पढ़ने? 4 प्रकार के पढ़ने हैं। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरण, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कैटेलिसिस। और दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरण, नेगेटिव कैटेलिसिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं यहाँ पे स्वप्रेरण या स्व उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण, ठीक है। स्व उत्प्रेरण का क्या बोलते हैं भैया? ऑटो कैटेलिसिस। ऑटो कैटेलिसिस। और चौथा हो जाएगा यहाँ पे प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, प्रेरित का मतलब कोई दूसरा इसको कहेगा कि तुम काम करो, इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। इंड्यूस्ड कैटेलिसिस, ठीक है भाई। तो देखो, अब यहाँ पे क्रियाशीलता के आधार पर, क्रिया के आधार पर, रिएक्शन के बेसिस पे, है ना, क्रियाशीलता के आधार पर जो उत्प्रेरण है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया। उसके बाद क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है। अब समझो, पॉजिटिव कह रहा है, फिर नेगेटिव कह रहा है। पॉजिटिव क्या होता है? हम कहते हैं वह उत्प्रेरण जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अभी तो हम लोग यही पढ़ रहे थे ना कि उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा था कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। घटाने बढ़ाने का हमने नहीं पढ़ा था। पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था ना। तो अभी तक हमने यही पढ़ा था कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि धनात्मक उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरण वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया दर की वेग को बढ़ा देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? धनात्मक। और ऋणात्मक क्या करेंगे? अभिक्रिया दर को घटा देते हैं। ऋणात्मक क्या करते हैं? अभिक्रिया दर को घटा देते हैं। खुशी तिवारी जी, जियोलाइट क्या होता है हम बताएंगे, आप लोग थोड़ा वेट करें, सब्र करें, सब्र बनाए रखें भाई, सब आते आएंगे, सबकी बारी आएगी, ठीक है ना। अभी जियोलाइट काफी पीछे है, आएगा, ठीक है ना। जियोलाइट आएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, तो पहले की बात करते हैं।
धनात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण। तो हम कहते हैं कि धनात्मक उत्प्रेरण वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। धनात्मक वाले क्या करेंगे, अभिक्रिया दर को बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रहा है? धनात्मक वाले क्या करेंगे, अभिक्रिया दर को बढ़ा देंगे। ठीक है ना? क्या लिखेंगे, जब कोई उत्प्रेरक जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है, जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है, क्या करता है, बढ़ा देता है, तो इसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे भाई हम लोग? ठीक है। तथा इस अभिक्रिया की गति में वृद्धि होने की घटना को तथा इस अभिक्रिया में क्या बोलेंगे, तथा इस अभिक्रिया में सॉरी ऐसे लिखो, सेंटेंस नहीं बन रहा, तथा इस प्रकार, ऐसे लिखो, इस प्रकार अभिक्रिया की गति में वृद्धि, अभिक्रिया की गति में वृद्धि होने की प्रक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है भाई, समझो। अर्जुन कह रहे हैं सर मेरा कमेंट क्यों नहीं, अरे यार पहले पढ़ तो लो, पहले मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि यूपी बोर्ड में पढ़ना है कि बिहार बोर्ड में पढ़ना है कि एमपी बोर्ड में पढ़ना है। पहले जो पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, तो उसे पढ़ लो। ठीक है, देखो भाई, जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है, जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है, तो इसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस प्रकार अभिक्रिया की गति में वृद्धि होने की प्रक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसे क्या बोल देंगे भाई, धनात्मक उत्प्रेरण। तो ध्यान दो, जैसे हम लोग H2O बनाने के प्रोसेस जानते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में चले, अगर एग्जाम्पल में हम कहते हैं H2O बनाने का जो प्रोसेस होता है, देखो हम लोग कहते हैं टू एग्जाम्पल में देखें तो 2H2 या गैसियस फॉर्म में प्लस O2 होता है गैसियस फॉर्म में, यह वेरी स्लो, बहुत ही मंद गति से जल बनता है, यह बहुत ही मंद गति से जल बनता है। मतलब यहाँ पे जो पानी बनता है बहुत ही धीरे धीरे बनता है, बहुत ही स्लो गति से होता है, इसका प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही हम प्लेटिनम का उत्प्रेरक यहाँ पे इंटर कराते हैं, जैसे यहाँ पे प्लेटिनम का उत्प्रेरक इंटर कराते हैं, बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया होने लगती है। यहाँ पे ये जो उत्प्रेरक है किसका काम करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। किसका काम करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है भाई, चलो
ठीक है, चलो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अब हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने की विधि हमने अभी देखा। क्या करते हैं, N2 गैसियस फॉर्म प्लस 3H2 गैसियस फॉर्म। अब देखो इससे क्या बनता है, 2NH3 अमोनिया गैस बनती है, लेकिन बहुत ही स्लो गति से बनता है। इससे जो अमोनिया गैस बनती है क्या होती है, बहुत ही मंद गति से, बहुत स्लो गति से बनता है। लेकिन जैसे ही आयरन का उत्प्रेरक हमें Fe यहाँ पे लगाते हैं, आयरन का सरफेस लेते हैं, यह बहुत तीव्र गति से होने लगता है, मतलब अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे किसका काम करता है, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। इसका काम करता है भाई, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, आगे चले। ठीक भाई, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है ना, अगला पढ़ेंगे हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरण। अगला क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग, ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है ना, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। बात समझ में आया ना, अभिक्रिया दर को क्या करेंगे, घटा देंगे। कहते हैं जब कोई उत्प्रेरक, क्या बोलेंगे भाई, जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को हटा देता है, तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं तथा अभिक्रिया दर घटने की प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सर जी कल से पूछ रहा हो कि उत्प्रेरण और उत्प्रेरक में अंतर है क्या। हाँ भैया, देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, काम करते हैं, और उत्प्रेरक का काम करना क्या कहलाता है, उत्प्रेरण कहलाता है। इतना अंतर है। उत्प्रेरक के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, उसी की प्रक्रिया को, उसी घटना को, उसी प्रोसेस को उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है मनोज जी, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया दर को घटा देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण बोलेंगे। प्रमीत कुमार, रिएक्शन नहीं आता है, अच्छा ठीक है भाई, एग्जाम्पल की तरफ चले। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड, जैसे एग्जाम्पल में है हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2, यह क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो H2O2 अनस्टेबिलिटी के कारण H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्जन होता है।
ठीक है ना। जैसे देखो H2O2 है, यह लिक्विड फॉर्म में होता है, या इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से, बहुत ही तीव्र गति से क्या होता है, H2O में और O2 में टूट जाता है। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वह क्या करता है भाई, समझो, हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो वह बहुत ही तीव्र गति से H2O और O2 में कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है, बहुत ही तेजी से टूटते हैं। लेकिन हमें H2O2 जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसकी जरूरत पड़ती है, हमें इसे स्टोर करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि जो इसके विघटन की दर है, जो इसके विघटन की दर है वह क्या हो जाए, स्लो हो जाए, जो इसके विघटन की दर है वह क्या हो जाए, स्लो हो जाए। तो इसके विघटन की दर को स्लो करने के लिए हम यहाँ पर उत्प्रेरक लाते हैं। यह विघटन हो रहा है, यह क्या हो रहा है भैया, यह इसका विघटन हो रहा है ना, तो यह विघटन हो रहा है किससे, बहुत ही तीव्र गति से। यह क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है बहुत ही, अच्छा सर क्लास का टाइम 7 बजे से कर दीजिए। अरे 6:30 से पढ़ा रहे थे, ऑलरेडी देखो 10-15 मिनट रोज लेट ही रहते हैं, तो 7 समझ ही लो, वही 10-15 मिनट पहले की बात है, ठीक है ना। ठंडी की वजह से मैं भी लेट आ पाता हूँ ना। तो देखो यह विघटन की दर है, यह क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से जो H2O2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और यह बहुत ही तीव्र गति से विघटित होता है, तो इसके विघटन की दर को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फास्फोरिक अम्ल ला देते हैं। इस पे क्या लगा देते हैं, यहाँ इसके इसमें डाल देते हैं फास्फोरिक अम्ल H3PO4। यह क्या होगा, यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा और इसके विघटन की दर को स्लो कर देता है। यह ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है यहाँ पे, है ना। यह क्या करता है, विघटन की दर को स्लो कर देता है। यह क्या करता है भाई, विघटन की दर को स्लो कर देता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो H2O2 अनस्टेबल होता है, H2O और O2 में बहुत तेजी से टूटता है, लेकिन लेकिन हम इसको स्लो करना चाहते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल लाते हैं, जिससे इसकी विघटन की दर स्लो हो जाती है। ठीक है भाई, चलो नोट कर लो एग्जाम्पल। ठीक है, नंदिनी कह रहे हैं कि मेरा तो जवाब दोगे ही नहीं सर। प्रीति ठाकुर 1/12/22 होगा, 1/12/22 होगा, कहाँ, डेट तो हम डाले ही नहीं है यार, 1/12/22। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यह बात समझ में आ गई। अब दो चीजें बची, एक तो देखो स्वप्रेरण, एक तो बचा स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है, उत्पाद स्वयं ही, उत्पाद स्वयं ही क्या करते हैं, उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का काम करने लगते हैं, उसे को बोलते हैं स्वप्रेरण। उसे क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं। और किसी किसी में क्या होता है, उत्प्रेरण को लगाना पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है ना। चलो भैया, तो स्वप्रेरणा और प्रेरित उत्प्रेरणा आप अपने से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक,
अगला हमें टॉपिक क्या पढ़ना है भाई, उत्प्रेरक वर्धक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटेलिस्ट प्रोमोटर। इसको क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट प्रोमोटर। तो क्या बोलेंगे हम लोग, कैटलिस्ट प्रोमोटर। तो हमें कैटलिस्ट समझ में आ ही गया होगा, कैटलिस्ट समझ में आ गया, उत्प्रेरक क्या होता है हमने समझ लिया, बात समझ में आ गया। अब देखो कैटलिस्ट को भी कोई आकर प्रमोट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब कैटलिस्ट को, अब समझो मैं एक बार फिर से समझाता हूं, फिर से तीनों लोग तैयार हो जाओ, ठीक है ना। नहीं, इस बार मैं दूसरे को बनाता हूं, तुम लोग को नहीं बनाएंगे। चलो, तो देखो ये क्या है, यह गौतम है, इधर विकास हो गया, इधर मनोज हो गया, ये तीन लोग हो गए, ठीक है। गौतम विकास मनोज हो गए, तीन लोग हो गए। अब देखो यह इन दोनों के बीच में अच्छे से झगड़ा नहीं करा पा रहा है, इन दोनों के बीच में अच्छे से झगड़ा नहीं करा पा रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, या इन दोनों के बीच में अच्छे से झगड़ा नहीं करा पा रहा है, इन दोनों के बीच में क्या करा पा रहा है, झगड़ा नहीं करा पा रहा है, दोनों को एक्साइटेड नहीं कर पा रहा है। तो एक बाहर से आएगा, ये देखो बाहर से एक मिला आएगा, समझ रहा, या इसको समझाएगा, ऐसे बोल, ऐसे बोल तभी लड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझो। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम सचिन है, इसका नाम क्या है, सचिन है, ठीक है ना। समझो, तब सचिन आएगा गौतम से कहेगा यार यार इसको ऐसे बोलो, तब झगड़ा करेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो यह इसको और इसको एक्साइटेड नहीं कर पा रहा है, बहुत तेजी से अभिक्रिया नहीं करा पा रहा है, बहुत स्लो करा पा, मतलब उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं कर पा रहा कि इसकी अभिक्रिया दर बहुत बढ़ जाए। तब क्या होगा, एक दूसरा आएगा और इसको समझाएगा कि भाई ऐसे काम करो, बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे काम करो। तब क्या होगा, ये और एक्साइटेड होगा, तब ये इसको पहले एनर्जी दिया, एनर्जी बूस्टर दिया जाएगा, इस गौतम को एनर्जी बूस्टर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये गौतम एनर्जी बूस्टर पा गया तो दोनों को क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में तेजी से ले जाएगा और अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। तो जो कैटलिस्ट को, अभी तो इन दोनों को आपस में भिड़ा रहे थे हम लोग, अब जो कैटलिस्ट को एनर्जी देगा, जो कैटलिस्ट को एनर्जी देगा उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक वर्धक, मतलब कैटलिस्ट प्रमोटर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई आगे, आगे चलते। कहने का मतलब है जो कैटलिस्ट को, जो कैटलिस्ट को प्रमोट करेगा, जो क्या करेगा भाई, कैटलिस्ट को प्रमोट करेगा, कैटलिस्ट को जो एनर्जी देगा उसे क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट प्रमोटर। मतलब जो उत्प्रेरक को उत्तेजित करेगा उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक वर्धक बोलेंगे। तब विकास को तो मरा हुआ बनाया है, विकास को मरा हुआ बनाया है। चलो आगे चलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं। लिखते हैं, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक को
क्या बोलेंगे भाई, वे पदार्थ सर 3 या 4 इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, ऐसा इंपॉर्टेंट कर रहे हो? क्या कर रहे हो, 3 या 4 इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे यार वो अपने से पढ़, अच्छा तीसरा और चौथा अपने से पढ़ लेना। तो क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक, सॉरी, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं भाग नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने तीनों को बनाया था ना, तो जो बीच में था देखे थे, गौतम था, गौतम ही इन दोनों को उत्तेजित करेगा, लेकिन बाहर से उसको कौन समझा रहा था, बाहर से कौन, सचिन उसको समझा रहा था, ऐसे बोलना है, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं पार्टिसिपेट नहीं करते, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे देखो अमोनिया बनाने की विधि है, N2 गैस प्लस 3H2। आपने देखा यहां पर हमने Fe लिया था, तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही थी, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे N2 और H2, N2 और H2, बात समझ, N2H2 या हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने की विधि। तो इन दोनों को आपस में क्रिया कराने से Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ठीक है, ये क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। लेकिन हम चाहते हैं कि अभिक्रिया और तेजी से हो, हम चाहते हैं अभिक्रिया और तेजी से हो। तो यहां पर यह देखो, यह किसका काम करेगा, यहाँ पे उत्प्रेरक है, यहाँ Fe क्या है, उत्प्रेरक है, लेकिन हम अभिक्रिया की गति को और बढ़ाना चाहते हैं, अभिक्रिया की गति को और बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी में हम मोलिडेनम MO लाते हैं, क्या लाते हैं, मोलिडेनम लाते हैं, MO कहते हैं इसको। यह वर्धक का काम करेगा। अब यह क्या करेगा, यह Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, यह मोलिडेनम क्या करेगा, Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। ठीक है, Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। Fe की क्रियाशीलता बढ़ाएगा तो अभिक्रिया और तीव्र गति से हो जाएगी, तो Fe क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक, और MO क्या वर्धक हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है भाई, आगे चले। सर गुस्सा हो क्या सर, कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो, दीपांशु यादव। इसमें भड़काने वाला MO है मोलिडेनम, वो भड़का रहा है कि और तेजी से, समझ रहा है? देखो विकास कर रहा है, मेरे समझ में ही नहीं आया,
अरे यार तुम ही तो झगड़ा कर रहे हो, तुमको समझ में ही नहीं आया। चलो भाई आगे चलते हैं। एमओ को मॉलिडेनम कहते हैं, मॉलिडेनम। परमाणु क्रमांक 42 होता है, परमाणु क्रमांक 42 होता है। चलो भाई अगला पढ़ेंगे, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष है ना, विष मतलब जहर, विष मतलब समझ रहे हैं ना, विष मतलब क्या होता है, जहर, कैटलिस्ट पॉइजन, क्या बोलेंगे इसको, कैटलिस्ट पॉइजन। इसको क्या बोल देंगे भाई, कैटलिस्ट पॉइजन बोलते हैं, कैटलिस्ट जहर, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट पॉइजन। तो हम क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं तो उत्प्रेरक विष हो जाएगा। जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देंगे उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक विष बोल देंगे। क्लियर भाई। क्या बोल देंगे भाई, वे बाहरी पदार्थ, ऐसे बोल देंगे, वे पदार्थ जो उत्प्रेरण अभिक्रिया में, उत्प्रेरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो उत्प्रेरण की अभिक्रिया, उत्प्रेरक से होने वाला होना चाहिए, उत्प्रेरक होना चाहिए ना, तो उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया में क्या करेंगे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। वे बाहरी पदार्थ जो उत्प्रेरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। क्या करते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो ऐसा होता क्या है, समझो ऐसा होता क्या है। तो जो यहाँ पर हम उत्प्रेरक विष लाते हैं ना, तो उसके सरफेस का यूज करते हैं। उत्प्रेरक विष में हम लोग किसी सरफेस का यूज करते हैं और उसी सरफेस पर उत्प्रेरक के अणु जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, मतलब एक तरह से कहो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। तो उत्प्रेरक विष में क्या करते हैं, किसी भी उत्प्रेरक विष के सतह पर, उस पदार्थ के सतह पर क्या होगा, जो उत्प्रेरक है उसके अणु अधिशोषित हो जाते हैं, उसके अणु उस पर जमा हो जाएंगे। जब अधिशोषित हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम। समझो जैसे हमारे पास कोई ठोस है, यही वह बाहरी पदार्थ है, यही क्या है, बाहरी पदार्थ है, यही क्या है, वह बाहरी पदार्थ है, यही वह बाहरी पदार्थ है। अब यहाँ पे उत्प्रेरक है, यहाँ पे क्या उत्प्रेरक है, यहाँ पे क्या उत्प्रेरक है। तो जो उत्प्रेरक के अणु हैं, इसके छोटे छोटे अणु होंगे, इस उत्प्रेरक के छोटे छोटे अणु होंगे। तो ये जो बाहरी पदार्थ है ना, इन सबको चिपका लेगा अपने ऊपर, इन सबको क्या करेगा, अपने ऊपर चिपका लेगा।
इन सबको अपने ऊपर क्या करेगा, चिपका लेगा। जब उत्प्रेरक चिपक के खत्म ही हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे, तो स्लो हो जाएगा। समझो, मैंने बताया था यहां पे ठीक है। जैसे देखो, ये दोनों लोग को लड़ा रहा था, ये बीच में खड़ा होके, समझो, ये देखो, ये गौतम था ना, ये गौतम था, बीच में खड़ा होकर दोनों लोग को खूब लड़ा रहा था। समझ रहे हो, ये गौतम था, दोनों लोग को बीच में खड़ा होकर दोनों लोग को खूब लड़ा, लड़ो लड़ो, समझ रहा। लेकिन बाहर से एक नया आदमी आया, एक बाहर से एक नया आदमी आया, मैं आया, बाहर से एक नया आदमी आया जो कि मैं हूं। मतलब ये देखो शुभम सर आ गए, ठीक है ना, ये देखो शुभम सर आ गए, तो ये मैं आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के बजाऊंगा, समझ रहे, इसको पकड़ के मैं क्या करूंगा, पीटूंगा। तो जैसे ही मैं इसको पकड़ के खींच लूंगा, तो दोनों के बीच की जो लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। दोनों के बीच का जो लड़ाई झगड़ा है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो समझो, यह बाहरी वह ठोस पदार्थ है, बाहर का वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक के अणु को चिपका लेगा, जो उत्प्रेरक के अणु को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा, अपने सतह पर उनको क्या करेगा, जोड़ लेगा। जो अपने सतह पर जोड़ लेगा, तो सब क्या हो जाएंगे, उत्प्रेरक के अणु खत्म हो जाएंगे। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, मंद गति से हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ही क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे मैं आ जाऊंगा तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी देखो खूब लड़ा रहा है ना, लड़ो भैया लड़ो, लेकिन जैसे ही मैं आऊंगा तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, बीच बीच वाला बहुत ही क्यूट लग रहा है, चलो ठीक है। चलो भाई, समझ में आया, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे देखो 2SO2 गैस प्लस O2, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे 2SO3, या प्लेटिनम सरफेस लगा देते, प्लेटिनम का लगा देते, तो यह अभिक्रिया बहुत तेजी से थी। बात समझ में आ रहा है, 2SO2 प्लस O2 या प्लेटिनम का सरफेस लगाया तो SO3 बहुत तेजी से बन रहा था। यस, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्लेटिनम क्या था, बहुत तेजी से इन सबको आपस में लड़ाई करा रहा था, मतलब बहुत तेजी से इनको SO3 में बदल रहा था, बहुत तेजी से SO3 में इनको क्या कर रहा था, बदल रहा था। अब देखो, अब यही था, यही गौतम है, यही प्लेटिनम क्या है, यहाँ पे गौतम है, ये एक ठो विकास है और एक ठो मनोज है, दोनों लोग आपस में लड़के SO3 में बदल जा रहे हैं, मतलब मार मुर के हाथ वाथ तोड़ ले रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है। मतलब SO2 और O2 आपस में लड़ाई करके SO3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, इस गौतम की उपस्थिति, मतलब प्लेटिनम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में भाई, प्लेटिनम की उपस्थिति में। अब समझो, अब यहाँ पे एंट्री होगी मेरी, अब यहाँ पे मैं आऊंगा, इसको पीटूंगा, ये थोड़ा शांत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे अब मैं आऊंगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब आर्सेनिक का हम लोग ऑक्साइड लेके आते हैं, AS2O3, एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई अब मैं हूँ, थोड़ा पहचान अलग होगा ना, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं AS2O3 आर्सेनिक का ऑक्साइड लेके आता हूँ, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ये आएगा तो इनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। अब करेगा क्या, AS2O3 इसका सॉलिड होता है, इसके सरफेस पर प्लेटिनम का जो चूर्ण है, इसके सरफेस पे जो प्लेटिनम का चूर्ण है धीरे धीरे क्या अधिशोषित हो जाएगा। यहाँ पे प्लेटिनम के सभी के सभी प्लेटिनम अणुओं को अधिशोषित कर लेगा और इनके बीच की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई, विष का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, विष का काम कर रहा है, जहर का काम कर रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, आगे देखो, जैसे अभी हमने देखा N2 है प्लस 3H2 है गैसियस फॉर्म में, इसके ऊपर हमने क्या किया था, Fe लगाया था। क्या लगाया था भाई, Fe लगाया था, Fe लगाया था। Fe सॉलिड फॉर्म में यह उत्प्रेरक था, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, अमोनिया बन रहा था। 2NH3, यहाँ पे क्या बन रहा था, अमोनिया बन रहा। बड़े मजे से, बड़े मजे से अमोनिया का फॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा था। तो एक बार हमने यहाँ पे मोलिडेनम लगाया था और तेजी से होने लगा, लेकिन यहाँ पे मोलिडेनम लगाया था तो और तेजी से हो रहा था, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसी पे हम लोग क्या लगा दे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ला दे, H2S ला दे, यहाँ पे क्या ला दे, H2S ला दे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ला दे, तो सारे के सारे आयरन चूर्ण को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। जैसे ही अवशोषित कर लेगा, क्या करेगा, जैसे ही अवशोषित कर लेगा ये क्या हो जाएगा, इसका स्लो रेट हो जाएगा, और ये किसका काम करेगा, यहाँ पे विष का काम करेगा, जहर का काम करेगा। ठीक है भाई, H2O3 का नाम आर्सेनिक ऑक्साइड हो जाएगा भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है भैया, चलो अब हम लोग कल पढ़ेंगे उत्प्रेरण का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे उत्प्रेरण का सिद्धांत, और कुछ इंपॉर्टेंट उत्प्रेरण है, उत्प्रेरण का सिद्धांत, कुछ इंपॉर्टेंट उत्प्रेरण है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जियोलाइट है, एंजाइम है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। फिर यह खत्म हो जाएगा तो इसमें कोलाइडी है, इसका कल यह खत्म हो जाएगा तो इसका थर्ड पार्ट हो स्टार्ट होगा, कोलाइड वाला, कोलाइडी वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। रमन मौर्य, सर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। खुशी तिवारी, ओके सर जी। मोनू सोलंकी, सर सल्फर ऑक्साइड है क्या, सल्फर ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाँ यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड है, SO2 सल्फर ऑक्साइड है। ठीक है, सही है। लव कुमार, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। विकास सर बाय, 3 लेक्चर और लगेंगे, 3 लेक्चर और लगेंगे। ठीक है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम होगा तो डाउट क्लास में कर सकता है, ठीक है ना। चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, चलो ठीक, क्लास को ओवर करते हैं। चलो PDF डाल देते हैं भाई, PDF डाल रहे हैं, ठीक है ना, PDF डाल रहे हैं। अच्छा साइड हटी, अभी लिखना है क्या, चलो भाई नोट कर लो। चलो अच्छा बता देते हैं, लिख लो, SK 134875। चलो भाई ठीक है, चलो चलो ठीक है, ओके बाय सबको बाय, ठीक है। चलो हम PDF डाल रहे हैं, ठीक है ना, PDF तुरंत डाल रहे हैं, क्लास को ओवर किया जाए। सब, अरे यार कमेंट पढ़ लेंगे, चलो कल पढ़ लेंगे तुम्हारा कमेंट, ठीक है ना, तुम्हारा कमेंट कल पढ़ लेंगे, ठीक है।